बात पाकिस्तान की, जहां पाकिस्तान कंगाली की कगार पर खड़ा है तो महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। हाल बेहाल है लोग। हाल ऐसा है कि आटा, दाल, चीनी, चावल, हर कुछ के दाम आसमान छूने लगे हैं और अब मदद के लिए लोग सरकार की तरफ मुंह आंक रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि जैसे ही राशन का ट्रक आता है लोग उस पर टूट पड़ते हैं, मारामारी हो जाती है। हालात इतने खराब हैं कि अब आटा चावल भी बंदूकों के साए में बेचा जा रहा है। राशन का आटा बचाने के लिए चलती गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच आटा पाने के लिए जान से खेलते लोग। पाकिस्तान में छिड़ी ये जंग भूख की है, जहां लोगों के पास ना रोटी है ना ही रोजगार। ऊपर से महंगाई इतनी कि गरीब आदमी आटे दाल के भाव सुनकर ही दम तोड़ दे। महंगाई सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती जा रही है। आटे दाल चावल के भाव आसमान छू रहे हैं, जिससे लोगों में गुस्सा है। सरकार के खिलाफ आवाम खुलकर आवाज बुलंद कर रही है। ये जो अभी नया पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान की बातें इन्होंने बनाई हुई है। इससे रमजान से पहले जो पोजीशन चल रही थी, टमाटर, आलू, प्याज के रेट आप देख लें सबके सराउंडिंग में आ रहे हैं। 50-60 रुपए किलो टमाटर थे जो 300 रुपए किलो बिके हैं। और इसी तरीके से खुर्दनोश की चीजें, दालें, चावल, मुर्गी। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर भी महंगाई बेरोजगारी के अलावा दूसरी खबर नहीं है। हर बहस का एक ही मुद्दा है, वो है महंगाई और भूख। लोग पाकिस्तानी हुकूमत से अच्छा अंग्रेजी हुकूमत को बताने लगे हैं। ऐसे हालात बन गए कि वो अल्लाह के बंदे या अल्लाह के मखलूक ही नजर नहीं आते हैं। जबकि अगर शुक्र की बात की जाए, न इस हुकूमत का शुक्र है न पिछले का है। अभी आवाम ये सोच रहे कि जब बरसगीर पर ईस्ट इंडिया के अंग्रेज के बंदे आए थे, हमें गुलाम बनाया था, वो इनसे बेहतर थे। कम से कम वो इंसानी हकूक पामाल नहीं होने देते थे, हमारा ख्याल रखा जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर रखा हुआ था। पाकिस्तान से मिल रहे आंकड़ों के मुताबिक सरकार के पास इतना गेहूं नहीं बचा है कि पूरे मुल्क को खाना खिलाया जा सके, और ना ही इतना पैसा है कि दूसरे देशों से गेहूं खरीदा जा सके। अप्रैल 2021 में पाकिस्तान में महंगाई दर 11.1% थी, जो अप्रैल 2022 में बढ़कर 13.7% हो गई। जून 2022 में ये बढ़कर 21.3% पहुंच गई। तो वहीं अगस्त 2022 में महंगाई दर 27.2% जा पहुंची। हालात 2023 में भी नहीं सुधरे। महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही थी उससे ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। आटा दाल के भाव हर दिन 10% तक बढ़ रहे हैं। जो है उसकी सीरियसनेस का आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि हमारा वजीर आज़म ये कह रहा है कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा और आटा सस्ता बेचूंगा। मतलब ये एक हमारी तस्दीक करने के मुताबिक है। वो तो महंगा हो गया, आटा तो महंगा हो गया। आटा मैं बता रहा हूँ, आप 200 रुपए का महंगा हो गया। थैला जो 1100 रुपए का था वो अब 1300 का हो गया। पाकिस्तान में हालात कितने खराब हो गए हैं उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गैस सिलेंडर की कीमत 10,000 रुपए हो गई है। आटे के भाव 150 से 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। चावल के दाम 155 से 170 रुपए प्रति किलो हो चुके हैं। दालें 200 रुपए किलो तक बिक रही हैं। प्याज के भाव भी 200 के पार पहुंच गए हैं। दूध के दाम 100 रुपए तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की मुसीबत ये है कि दुनिया का कोई देश उसे कर्ज तक देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के पुराने यार चीन और सऊदी अरब ने भी मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से दिए कर्ज को चुकता नहीं कर सका है। उस पर डिफॉल्टर होने का खतरा अलग मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कंगाल पाकिस्तान को आखिर कौन बचाएगा, ये एक प्रश्न यहां पर लगातार बना हुआ है। इसी पर हम और विस्तार से बातचीत करते हैं। मेजर गौरव आर्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं हमारे। इनके अलावा हमारे साथ अब्दुल सामद याकूब साहब भी जुड़ेंगे, स्पोक्स पर्सन है पीटीआई के। आइनी खान थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और जोएब काजमी भी हमारे साथ होंगे। लेकिन मेजर गौरव,
क्या आप देख रहे हैं जिस तरह की स्थिति अभी पाकिस्तान की बनी हुई है? मतलब आप देखिए कि कर्ज तो लगातार बढ़ता जा रहा है, विदेशी मुद्रा की अगर बात करें तो वो भी, उसके भंडार भी समाप्ति की ओर है। अब तक का ये कहा जा रहा है कि इतिहास की सबसे अधिक महंगाई जिससे जूझ रहा है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है वो गरीबी की नहीं है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम है मैसिव मिसमैनेजमेंट और करप्शन की। पाकिस्तान की मिट्टी है, उपजाऊ है, लेकिन इनके लीडर जो हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को एक ऐसा श्राप लगा है कि इनके जो भी लीडर आए हैं 75 साल से, वो सबके सब करप्ट रहे हैं, इनएफिशिएंट रहे हैं, इनकॉम्पिटेंट रहे हैं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये गए बाहर, बोला कि हमें जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन्होंने करवाया रेजिलेंट पाकिस्तान का जेनेवा में, बोला कि साहब 9 से लेकर 10 अरब डॉलर हम वहां से लेकर आए हैं। तो बड़ी खुशियां मना रहे थे और शहबाज शरीफ का ट्वीट भी आया था कि मैं सबको कांग्रेचुलेट करता हूं, बिलावल भुट्टो जरदारी को भी कांग्रेचुलेट करता हूं, और बाकी 4, 5, 6, 7 लोग जो भी उनके साथ गए थे सबका नाम लेके सबको कांग्रेचुलेट करा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उसमें से जो 90% पैसा है वो बैंकों ने दिया है। They have not been given by countries, so it is not a donation. बैंक आपको डोनेशन नहीं देता है, बैंक आपको लोन देता है जी। इन्होंने बताया नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये इस्लामिक बैंक है, ये फलाना बैंक है, ये क्या है ये लोग? These are banks. Some of them are commercial banks, and they will give you money on interest. तो ये इन्होंने लोगों को नहीं बताया, ये खुशियां मना रहे हैं। तो देखिए, पाकिस्तान का जो मामला है ना, पाकिस्तान जब तक अपनी बेसिक्स ठीक नहीं करेगा तब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। और पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े थिंकर हैं, हसन निसार साहब। हसन निसार साहब ने बहुत पहले एक बात बोल दी थी, आज से 10 साल पहले, कि लोग सड़कों पे एक दूसरे के गले काटेंगे भुखमरी से जब प्रॉब्लम होगी, पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेट हो जाएगा मामला, या मिसमैनेजमेंट होगी। हसन निसार साहब आज से नहीं, 10 साल से बोल रहे हैं वो, तो वो बात सच हो गई। मैं फिर बोल रहा हूं, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है जो हम लोग इंडिया में समझते हैं कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है। पाकिस्तान इज अ मिसमैनेज्ड कंट्री। पाकिस्तान को मिसमैनेज करा गया है, लोगों ने अपनी लालच की वजह से उसको मिसमैनेज करा है, इसलिए ये सब आप सूरत हाल देख रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं लोगों की। आई थिंक 2 या 3 लोगों की बड़ी अनफॉर्चुनेट मौत भी हो गई है इस पूरे आटे के चक्कर में। सो इट्स अ मिसमैनेज्ड कंट्री, इट्स नॉट अ पुअर कंट्री। बिल्कुल सही बात आपने कही मेजर। और अब हमारे साथ अब्दुल समद याकूब जो स्पोक्स पर्सन है पीटीआई के, वो भी जुड़ गए हैं। अब्दुल साहब, जब आपके नेता आए थे तो इमरान खान कहते थे कि ये नया पाकिस्तान है, नई सरकार आई तो उन्होंने कहा कि ये पुराना पाकिस्तान है। इस नए पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान के बीच जनता का क्या हाल है? भूखों मर रही है जनता यहाँ पर। लेकिन जनता का वो हाल है जो अभी मेजर गौरव वारिया साहब ने जो है वो पाकिस्तान की जो एक्चुअल सिचुएशन है, जो ट्रू हालात है, उनको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बता दिया। और ये बात वाकई ठीक है। और शायद इंडिया में ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है या पाकिस्तान की आवाम में खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन ये वाकई एक मिसमैनेज मुल्क है। इसमें मुझे उस वक्त से डर है कि कहीं जो आने वाले नौजवान हैं ये डीएचए वालों के ऊपर और इस तरह की चमकती गाड़ियों के ऊपर अपने गुस्से का इजहार करने के लिए उनके ऊपर कुछ ताबड़तोड़ हमला ना कर दें। क्योंकि जब आप महरूम कर दिए जाते हैं, जब रिसोर्सेज को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि जब मैं खुलकर अब नहीं कहूँगा कि किस तरीके से जो है वो हमारे यहाँ रिटायर्ड और ब्यूरोक्रेसी और ये लोग जब इनकी लीक्स आती हैं या जब इनके टैक्स रिटर्न्स लीक होते हैं तो किस तरीके से जो है वो अवाम में गुस्सा पाया जाता है कि जहाँ एक मास्टर डिग्री होल्डर को या पीएचडी स्कॉलर को जॉब ना मिले और वो इस आटे और उसकी लाइनों के चक्कर में अगर खड़ा रहे, सस्ते आटे के चक्कर में, तो जब उसे ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़े बड़े महल्लात में या किसी बड़ी बड़ी गेटेड सोसाइटीज में नजर आएंगे तो हसन निसार वाली बात भी दुरुस्त है कि एक दिन ये इनके मुंह से नवाले निकालेंगे। तो ये एक इंटरनल हमारा मसला जरूर है और अनफॉर्चुनेटली जो है 75 साल से हम इसी का शिकार रहे और इसी को इस पुअर मैनेजमेंट, करप्शन और इसी एक घन चक्कर में हम घूम रहे हैं। तो नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान एक पॉलिटिकल स्लोगन होता है जिसका ताल्लुक जो है ये हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसको अपने पॉलिटिकल एक एजेंडा या उसको ड्राइव करने के लिए। ठीक है याकूब साहब, मैं 1 मिनट मैं जाता हूँ ज़ोर काज़मी साहब के पास, उनको जरा स्क्रीन पे ले आइए। काज़मी साहब, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा ये एनालिसिस है सर, पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, मैंने ये बात बोली थी
अभी थोड़ी देर पहले जब आप ज्वाइन इन नहीं करे थे कि पाकिस्तान में तो मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान गरीब है या पाकिस्तान के लोग गरीब हैं। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं 20-22 साल से पाकिस्तान को फॉलो कर रहा हूं रोज, मुझे ऐसा लगता है कि हाईली मिसमैनेज्ड है। और कहीं ना कहीं मुझे यह भी शक है कि जानबूझ के मिसमैनेज करा है, क्योंकि आपके पास भी इकोनॉमिस्ट हैं जो इकोनॉमी समझते हैं। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है इकोनॉमी की, लेकिन जानबूझ के ऐसा करा गया है कुछ खानदानों को बेनिफिट करने के लिए। कहां तक मेरा एनालिसिस ठीक है, काज़मी साहब जरा इस पर रोशनी डालें आप। काज़मी साहब, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आई थिंक काज़मी साहब को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। मैं याकूब साहब आपके पास जाता हूं। आप जरा बताएं सर, ये मैं थोड़ा, अच्छा बताइए काज़मी साहब, आप बताइए प्लीज। अब्दुल समद याकूब साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं सर। वो उनका लाइन नहीं मिल पा रही काज़मी साहब की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जनाब, क्या है कुछ खानदान को बेनिफिट करने के लिए पूरे पाकिस्तान को इन्होंने बिल्कुल फट्टे पे लिटा दिया? बिल्कुल। देखिए, जब पाकिस्तान बना था उसके बाद एक भुट्टो तक ये बात आती थी कि पाकिस्तान के 22 खानदान, वो 22 खानदानों का वो टिवाने, ममदूद, वो इंडस्ट्रियल, और ये शहबाज शरीफ ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया कि हमारा खानदान उन 22 खानदानों में नहीं था कि जो पाकिस्तान के। और पहले तो ये कहा जाता था कि पाकिस्तान की तमाम तर जो पॉलिसीज है, इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उन 22 खानदानों को बेनिफिट करने के लिए बनती हैं। ठीक है, ये तो एक ओपन सी बात थी। फिर उस 22 खानदानों में जो है वो उसके बाद वो थोड़ा सा रियल स्टेट फैक्टर भी आया, उसमें मलिक रियाज भी आया, उसमें फिर आपको पता है कि जुडिशरी भी इन्वॉल्व हुई, वो जो नजरिया जरूरत के तहत। और फिर किस तरीके से जुडिशरी का आपने देखा होगा कि किस तरीके से फिर उनके रिश्ते भी इस तरीके से होते हैं कि वो एक ऐसा नेक्सस बन जाता है, एक सोशल फैब्रिक बन जाता है कि जिसमें बात फिर 22 खानदानों से निकल के शायद अब 100 खानदानों पे। अब्दुल साहब माफ कीजिएगा मैं आपको काट रहा हूं सर। ये जो आप नेक्सस बात कर रहे हैं, खानदानों की बात कर रहे हैं, इमरान खान जो आपकी पार्टी के चेयरमैन है सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और यू आर वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर सर। आप शुरू से ही डे वन से तहरीक इंसाफ के साथ हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इमरान खान साहब ने तो बड़े वादे करे थे साहब कि मैं आऊंगा, टांग दूंगा खंभों से सबको जो करप्ट हैं, बाहर से पैसे ले आने हैं मैंने, 200-300 अरब डॉलर, IMF के मुंह पे मारना है मैंने पैसे। ये उनके ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा कि उनके मुंह पे मारेंगे। 3.5 साल में इमरान खान ने क्या करा? देखिए, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने जो चोरियां करी हैं वो आप भी जानते हैं और हम हिंदुस्तान में अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं ये कह रहा हूं 3.5 साल इमरान खान ने क्या करा सर? देखिए, पहली बात तो वो जिस स्टेटमेंट का आप कह रहे हैं वो मुराद सईद ने स्टेटमेंट दी थी, और दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब ने ये एडमिट किया था कि जब मैं इक़्तिदार में आया तो मुझे इतनी अंदाजा नहीं था इकोनॉमी का कि इतनी पुअर कंडीशन में इकोनॉमी है। और दूसरी बात ये कि देखिए मेरे साहब, हम इतने मजबूर थे कि हमारी जो एक स्लिम सी मेजॉरिटी थी, जो स्लाइट मेजॉरिटी थी, उसे हम तो बिल भी पास नहीं करा सकते थे। और खान साहब ने ये बात तो ऑन द रिकॉर्ड कही है कि हमें तो एजेंसीज की जरूरत पड़ती थी, और ये मैं इसका हिस्सा भी रहा हूँ, इसका मैं विटनेस हूँ इस बात का कि हमें किस तरीके से जो नंबर गेम पूरी करनी होती थी, किस तरीके से हमें जो है वो कुछ जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उनसे हमें मदद लेनी पड़ती थी, लोगों को ट्रेस करना पड़ता था मेंबर्स को, और उनको फिर कलेक्ट किया जाता था, और फिर उनकी जायज नाजायज जो डिमांड होती थी उनको पूरा करना पड़ता था। तो हम तो मजबूर आए हैं ना सर। एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं कि एजेंसीज की मदद लेनी पड़ती थी, फिर बाजवा साहब इतने बुरे क्यों लगने लगे आपको? फिर भाई बाजवा साहब ने तो इमरान खान की सरकार बनाई, आप खुद ही कह रहे हैं एजेंसीज किसके अंडर है? Even ISI, which is supposed to be under the Prime Minister, supposed to be under the Prime Minister, fact of the matter is they are from the Pakistan Armed Forces. देखिए, बाजवा साहब से मेजर जो हमारा डिफरेंस हुआ ना, वो हेट एंड लव अफेयर वहां से स्टार्ट हुआ जब बात इंडिया के हवाले से आती थी, जब इंडिया के हवाले से जो पॉलिसीज थी उसके हवाले से, और अफगान पॉलिसी के ऊपर कुछ जाके कुछ एक्सटर्नल अफेयर से जिनकी वजह से। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो ये था कि वो इनको फैसिलिटेट करना चाहते थे या रिलैक्स करना चाहते थे जो PDM के थे, लाइक नवाज शरीफ, या इनको वो जिस तरीके से चाहते थे कि लीनियंट हुआ जाए करप्शन के ऊपर। तो यहाँ से फिर इख्तलाफ जो है वो बढ़ते चले गए, और एट द एंड जो है वो हम ये मानते हैं कि उन्होंने इनको फैसिलिटेट किया है जब बात सर एक मिनट मैं हम लोग मुद्दे पर आ जाते हैं। इसके पहले मैं ये भी एक बात आपको कह दूं सर, फरागोगी को भी आप ही लोगों ने बाहर भेजा था सर, ऐसी बात नहीं है। तो फैसिलिटेट तो खान साहब ने भी करा है,
है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कम लेवल पे करा है, कम स्केल पे करा है, उतने बड़े डाके नहीं डाले जितना शरीफ खानदान ने करा है। लेकिन साहब खान साहब भी बिल्कुल, आप बोले सादिक और अमीन है तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि फराक होगी किसकी क्लोज है, बुशरा बीबी की क्लोज है, उनकी बेस्ट फ्रेंड है, उनको तो जहाज में बैठा के आपने बाहर भेज दिया, आज की तारीख में भी बाहर है। एनीवे, उस पर नहीं आते, मैं मेन मुद्दे पे आता हूं सर आपके साथ। मैं आपसे ये पूछता हूं सर, जो पाकिस्तान में भुखमरी हो रही है, फूड की राइट्स हो रही हैं, पाकिस्तान का गेम प्लान क्या है इसको सॉर्ट आउट करने का? आपको क्या लगता है? आप ऑपोजिशन में हैं, आप नेशनल असेंबली के अंदर घुसना शान के खिलाफ समझ रहे हैं, ठीक बात है, मैं समझता हूं आपकी बात, आपकी पार्टी की बात, लेकिन आप एक बात बताइए, आपको क्या लगता है, सिंस यू आर इन ऑपोजिशन, ये कैसे मामला सॉर्ट आउट हो सकता है? व्हाट इज योर प्लान? देखिए अगेन, अगर उसको एक चीज है वो अगेन के पॉलिटिकल स्लोगन क्या हो सकते हैं या प्रैक्टिकल एजेंडा क्या हो सकता है, प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर क्या हो सकता है। प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर तो यही है कि फवाद चौधरी ने जिस तरह बात की है कि अभी हमारा एस्टेब्लिशमेंट से कांटेक्ट नहीं है, लेकिन हम एक अच्छा वर्किंग रिलेशन चाहते हैं, और मैं भी ये बात मानता हूँ कि एक अच्छे वर्किंग रिलेशन के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगेन वो फैसिलिटेट, आपको कल को भी ये कहना कि वो उनका कुछ स्टेक खत्म हो गया है, ये तो हो नहीं सकता। तो हमें भी अपनी जो पॉलिसी, अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो रेटरिक हमारा है, उसको भी थोड़ा रिविजिट करना पड़ेगा, रीशेप करना पड़ेगा। बट हमारा उनसे मुतालबा क्या है, जिस बात के ऊपर सबसे ज्यादा इख्तिलाफ होता है वो ये होता है कि हम एक अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, बल्कि अब तो शायद अगर इलेक्शन टाइम पे भी हो जाए तो बड़ी बात है। तो यही एक हो सकता है कि इस वक्त तो हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस जिस तरीके से अफगानिस्तान से हो रहे हैं। तो अब ये इतने बड़े चैलेंजेस हैं कि इनको ये कहा जाए कि इस फौरी तौर पे कोई इसको कोई रिजॉल्व कर सकता है या कोई, ये तो इस पोजीशन में नहीं है ये पीडीएम गवर्नमेंट, क्योंकि ये तो बहुत ही अंडर प्रेशर है महंगाई की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि अगर इलेक्शन हो जाए और जो नया प्राइम मिनिस्टर आए तो वो जाके शायद कुछ कर सके। ठीक है, हमारे साथ अयानी खान है, जर्नलिस्ट है पाकिस्तान से। वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो। मैम, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो। मेरा आपसे सवाल है, अभी अब्दुल समद याकूब साहब ने बताया कि ये गवर्नमेंट बहुत अंडर प्रेशर है और महंगाई की वजह से और भी चीजों की वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पीडीएम की सरकार आपकी जो है बड़ी प्रेशर में है। मेरा आपसे सवाल है कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तब भी यही सूरत हाल थी, लोग फिर परेशान होते थे सड़कों पे, मीम्स बन चुके थे, आपने घबराना नहीं है, तब भी महंगाई थी, अब ज्यादा हो गई है, नो डाउट। उसका जो टेम्परेचर है, जो दर्जा हरारत है, महंगाई की बढ़ गई है, लेकिन यही चीज तो इमरान खान के समय भी हमें सुनते थे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इमरान खान ने तो बोला था मैं 200 अरब वापस लेकर आऊंगा, उसने बोला था मैं IMF के मुंह पर मारूंगा पैसा, तो एक अरब के 1 रुपया वापस नहीं आया, वहां से कुछ वापस नहीं आया। तो इसका फ्यूचर रोड मैप क्या है? मैम आप ये बताइए। मेरा सवाल कट टू कट आपसे ये है कि साहब आप क्या समझती हैं एज अ जर्नलिस्ट? आप तो न्यूट्रल हैं, आपका कोई लेना देना नहीं है इस पार्टी से उस पार्टी से, आप जर्नलिस्ट हैं, आप क्या समझती हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं इस शो में, पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, इट इज अ मिसमैनेज्ड कंट्री। इसको मिसमैनेज करा गया है, गरीब मुल्क नहीं है, मिसमैनेज करा गया है। या ना कि वो IMF के पास नहीं जाएंगे, और जितनी वो सारी बातें की उनको खुद भी खान साहब मान चुके हैं कि ये जो जितनी भी बातें थी, ये वो शादी से पहले जो दुल्हन से वादे होते हैं जो कि कभी पूरे नहीं होने होते, लेकिन सिर्फ उसको अट्रैक्शन उसकी हासिल करने के लिए किए जाते हैं। तो खान साहब ने भी वही किए, लेकिन इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नहीं लेके आएंगे, आपकी इकॉनमी ठीक नहीं होगी। खान साहब 4 साल गुजार के गए हैं, कितने वजीर खजाना उन्होंने तब्दील कर दिए हैं। एक तलवार लटक रही होती है हर वजीर खजाना के ऊपर, अपनी मर्जी से उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि वो अपनी मर्जी से कोई फैसला करे। जब 6 माह 7 माह के लिए एक वजीर खजाना लाते हैं तो उसने तो सिर्फ पहले तो अपनी जेब भरनी होती है, फिर उसने कुछ ऐसा करना होता है कि चलो अब 6-7 माह गुजारने के बाद मुझसे कोई सवाल ना किया जाए, मैं कोई अच्छा काम एक ऐसा कर जाऊं कि मुझसे दोबारा सवाल ना किया जाए। तो खान साहब का जो टाइम था कोरोना, वो कहते हैं कि कोरोना की वजह से था। अभी जो पीडीएम है वो इल्जाम लगाती है कि सैलाब की वजह से इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं हो रही, लेकिन मौजूदा पीडीएम ने क्या किया? इस्माइल साहब को आप लेके आ गए, फिर उसके फौरन बाद आप शौकत तरीन को लेके आ गए। क्यों एक वजीर खजाना पाकिस्तान पैदा नहीं कर सका? क्या हमारे पास जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट है वो मौजूद नहीं है? लेकिन वही बात आ जाती है ना कि जब आप
13-14 पार्टियां मिलके मुल्क को चला रही होंगी और फिर उनके ऊपर एक फौज का एक जो डंडा है वो भी खड़ा हुआ होगा, तो फिर इस तरह मिसमैनेजमेंट ही होगी मुल्क के अंदर। जब तक जमहूरियत स्ट्रांग नहीं होगी पाकिस्तान में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं हो सकता पाकिस्तान के अंदर। नहीं, चलिए आपकी बात में मैं मान लेता हूं कि 14-15 पार्टी मिलके एक मिलीजुली सरकार चला रही है और फौज के ऊपर से डंडा लहरा रहा है। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, इसके पहले जब इमरान खान की सरकार थी वो भी सपोर्ट से बनी थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इमरान खान को भी नहीं थी, पहली चीज ये है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं इमरान खान की क्या पॉलिसी थी, फाइनेंशियल पॉलिसी? क्योंकि खान साहब जब भी दलील देते हैं, जब भी वो दंदनाते हैं अपने ये हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा करके, जब भी इमरान खान साहब कभी पॉलिसी की बात नहीं करते। इमरान खान साहब रेटोरिक में भरोसा रखते हैं कि डायलॉग मार दिया। जो है वो एक हीरो रहे हैं, इमरान खान एक हीरो रहे हैं, हीरो वाली जिंदगी उन्होंने गुजारी है। वो हीरो से लीडर नहीं बन सके आज तक। उनकी एक फैन फॉलोइंग अभी भी मुल्क के अंदर, वो मकबूल तरीन हीरो हैं, मैं उनको लीडर नहीं कहूंगी। उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो अवाम को, मुझे भी कभी कभी अट्रैक्ट करती हैं कि भाई तब्दीली पाकिस्तान के अंदर आनी चाहिए। कब तक वो पुराना घिसा पिटा निजाम चलेगा? लेकिन खान साहब जो दावा कर रहे थे कि मेरे पास मुआशी टीम है, बड़ी स्ट्रांग मुआशी टीम है, जब सामने आई तो अपना वजीर खजाना 6 माह के अंदर वो दोबारा वजीर खजाना चेंज करते रहे। मुआशी पॉलिसी उनके पास नहीं थी। अगर नेक्स्ट वो आ जाते हैं तो इससे मजीद हालात वो खराब कर देंगे। हीरो वो हैं और उनको हीरो ही रहना चाहिए। हीरो से लीडर में बड़ा फर्क होता है, वो लीडर कभी भी नहीं बने। आज भी वो अपने आप को जो खुद कहते हैं फैन फॉलोइंग मेरी बड़ी है, वो बहसियत पॉलिटिशियन नहीं है उनकी, वो एक हैंडसम है और स्पोर्ट्समैन रहे हैं। उस वजह से उनके जो कुछ स्कैंडल्स थे तो आवाम जो है वो फैंटेसाइज करती है उनको, लेकिन वो लीडर मैं उनको नहीं कहूंगी। जी शुक्रिया। स्टूडियो में हिमानी है और शायद कोई रिपोर्ट है। जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेजर गौरव को आप यहां पर सुन रहे थे और साथ ही साथ तमाम खास मेहमान पाकिस्तान से भी हमारे साथ जुड़े हुए थे कि किस तरह की स्थिति जो है वो पाकिस्तान में दरअसल बनी हुई है। पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है, आटा दाल तक मुहैया नहीं करा पा रही है जो शहबाज शरीफ सरकार है। इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।